शुक्ला, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। भारत में यूरोपियों का आगमन, आज से हम आधुनिक भारत स्टार्ट कर रहे हैं। आधुनिक भारत स्टार्ट करने से पहले आपको ये समझना होगा कि कौन कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जो भारत भूमि में आकर के व्यापारिक संबंध स्थापित करती हैं। और व्यापारिक संबंध स्थापित करने के साथ साथ जितनी भी शक्तियां हैं उनके बीच में युद्ध होता है और कुछ शक्तियां भारत से बेदखल हो जाती हैं और फिर अंतिम में एक शक्ति बचती है अंग्रेज, और उन्हीं के द्वारा जितने भी नियम कायदे और उन्हीं के द्वारा जो कार्य किए गए उसी से हमारा एक आधुनिक भारत नाम का एक पूरा हमारा सब्जेक्ट तैयार हो जाता है। तो आधुनिक भारत पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हमको ये जानना जरूरी है कि कौन कौन से ऐसे घटनाक्रम होते हैं उस दौरान जो यूरोपियों को भारत में आने के लिए विवश कर देते हैं। समझेंगे कैसे कैसे यूरोपीय भारत आते हैं, हर उस शक्ति को देखेंगे जो भारतीय भूमि में प्रवेश करती है। तो 1453 में मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, ओटोमन एम्पायर रहता है, उस्मानिया सल्तनत जिसको हिंदी में कहते हैं, उसने एशिया माइनर को जीत लिया। एशिया माइनर का क्षेत्र मतलब आप समझ जाइए, ईरान, इराक, टर्की, ये पूरा एशिया माइनर का क्षेत्र जाना जाता है। मतलब अगर आप विश्व का नक्शा देखेंगे तो आपको यहाँ पे आपको दिखेगा नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे आपको दिखेगा साउथ अमेरिका, यहाँ आपको दिखेगा यूरोप, यहाँ पे आपको दिखेगा अफ्रीका। ये पूरा हिस्सा हो गया आपके रशिया का, और यहीं पे आप जानते हैं कि हमारा भारत है, और ये नीचे ऑस्ट्रेलिया हो गया। एक सरल तरीके से मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ जैसे आपको पूरी चीज़ें क्लियर रहें। तो यहाँ ये अफ्रीका हो गया, यहीं कहीं पे टर्की है ना, और ये पूरा अपना अरब वाला कंटिनेंट हो गया। अरब कंटिनेंट के जस्ट आप ऊपर देखेंगे तो आपको टर्की दिखेगा। वह आप भूगोल में जब आपने पढ़ा होगा तो उसमें आपने कंटिनेंट्स की स्थिति समझी होगी। तो पूर्व और पश्चिम के जो व्यापारिक मार्ग हैं उस पर तुर्कों का नियंत्रण हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस्मानिया सल्तनत जो है वो एशिया माइनर को जीत लेती है और टर्की पे अधिकार हो जाता है उनका। टर्की पे अधिकार करने का कारण ये था क्योंकि मुस्लिम शक्ति जो खलीफा के नाम से जो जाने जाते थे, उसका जो प्रमुख केंद्र था वो वही टर्की था। टर्की मतलब इसका पुराना नाम कस्तुनतुनिया है। इसकी बड़ी रोचक कहानी है और ओटोमन एम्पायर का अपना एक बड़ा रोचक इतिहास है और बड़ा अचंभित कर देने वाला इतिहास है। आपको मैं कुछ सरल शब्दों में कुछ कहानी बताऊंगा, उससे आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि कैसे उस्मानी सल्तनत जो है वो कस्तुनतुनिया पे अधिकार करती है। इसके लिए आपको ले जाऊंगा वही गुलाम वंश में, मध्यकाल में जो मैंने आपको पढ़ाया है। गुलाम वंश में आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि कुछ खलीफा लोग जो हैं वो अनुमति देते थे आक्रमणकारियों को कि आप जाइए भारत में, आप शासन अपनी स्थापित करिए और भारत में की जो धन संपदा है उसको लूट करके लाइए। ये बातें जो हैं वो वहाँ पे खलीफा द्वारा बताई जाती थी। तो जो शुरुआती खलीफा थे वो अब्बासी खलीफा थे। अब्बासी खलीफा का मतलब समझ लीजिए कि एक कोई कौम होती थी जो मुस्लिम संघ से ही संबंधित थी। जैसे हम लोग में प्रजातियां चलती हैं उसी प्रकार से समझ जाइए कि वो भी एक मुस्लिम प्रजाति थी जो खलीफा के रूप में वहाँ पे स्थापित होती या उस खलीफा के रूप में शासन करती थी। तो अब्बासी खलीफाओं को धीरे धीरे मारा जाने लगा। मतलब उस समय ये था कि कत्लेआम जो है बड़े बड़े पैमाने पे हर अब्बासी खलीफा का कर दिया जाता था। मतलब क्रम से 3-4 ऐसे खलीफा थे जिनको मारा गया। वहाँ पे तातारी थे। तातारी एक छोटी कबीलियाई जात थी, तुर्की जात थी। दरअसल वो तुर्की नहीं थी, वो इसके पहले वहाँ पे कुछ यायावर प्रजातियाँ थीं, घुमंतू प्रजातियाँ थीं। उन्हीं में से एक ये कबीलाई प्रजाति थी तातारी। ये क्या करते थे, अब्बासी खलीफाओं को मारने लगे। अंतिम जो अब्बासी खलीफा था बिल्लाह, इसको जब वो मारते हैं तो इसके बाद ये अपने आप को मुस्लिम घोषित कर देते हैं। मतलब ये जो तातारी कौम है ये मुसलमान हो जाती है और एक नई नस्ल निकल करके आती है, तुर्की नस्ल। मतलब अब आप समझ गए हैं कि तुर्की नस्ल जो है वो मुसलमानों की जो नस्ल है वो कैसे निकली। उसके पीछे का जो उद्भव ये रहता है कि अब्बासी खलीफाओं को ये ख़त्म करते हैं और एक नई नस्ल को ये मुस्लिम संघ से जोड़ देते हैं। तो तुर्की नस्ल जो है वो यहाँ पे निकल करके मशहूर हो जाती है। और यही तुर्की नस्ल के फिर 3 खानदान जो हैं अलग अलग इलाकों में ये शासन करते हैं। तो 3 खानदान जो है उसमें पहला खानदान है तैमूरी खानदान। तैमूरी खानदान का वंशज रहता है बाबर, जो भारत में शासन करता है। भारत में आप जानते हैं बाबर ने ही मुगल साम्राज्य की नींव डाली। दूसरा खानदान उसका सफ़वी खानदान रहता है जो ईरान में शासन करता है। और तीसरा खानदान जो है वो सल्जूकी खानदान रहता है जो कस्तुनतुनिया इसी टर्की में वो शासन कर रहा है। तो 3 खानदानों के बारे में आपको पता चल गया। वो पूरे आसपासी क्षेत्र में शासन करते रहते हैं अपने हिसाब से। अब होता यह है कि धीरे धीरे वक्त के साथ साथ जो सल्जूकी हुकूमत है वो कमज़ोर हो जाती है।
और छोटे छोटे रियासतों में बढ़ जाती है। तो जो ईरान के छोटे छोटे लोग थे, सुल्तान थे, या सल्जूकी सुल्तान के आसपास ही उसी के क्षेत्र में छोटे छोटे जो लोग थे, वो सल्जूकी सुल्तान पे हमला कर देते हैं। और लगभग 1300 ईस्वी की अगर हम बात करें तो सल्जूकों का पतन हो जाता है। अब इसी इन्हीं रियासतों में, ये जो छोटी छोटी रियासत थी, उसमें एक छोटी सी रियासत थी जिसका जिसका जो प्रधान था उसका नाम था तुगरल बेग। आपको तुगरल बेग की कहानी आपको ध्यान होगी, मैंने आपको इसी 1300 के आसपास बताई थी मध्यकालीन इतिहास में, ये वही तुगरल बेग है। तो एक तुर्क ये सुल्तान रहता है। जब वो एशिया माइनर की तरफ आता रहता है तो रास्ते में उसको दो छोटी छोटी फौजें जो हैं वो जंग करती हुई दिखती हैं। बड़ी रोचक किस्सा है ये। दो छोटी छोटी फौजें जो हैं वो जंग करती हुई उसको दिखती हैं। हालांकि इसकी कोई बहुत बड़ी फौज नहीं रहती है, लेकिन ये क्या करता है, जो फौज जो हारती रहती है उसको जाकर के सहायता प्रदान कर देता है। 400 इसके पास घुड़सवार रहते हैं और ये उनको सहायता प्रदान करता है। और इस समय इतनी अचंभित घटना होती है कि जिसको ये सहायता प्रदान करता है, जो पूरा युद्ध हारता रहता है, वो जीत जाता है। इतना इतना वो खुश होता है दूसरा वाला जो जीतता है पक्ष, कि वो अपनी बेटी का विवाह जो है वो इसी तुगरल के साथ कर देता है। और तुगरल के साथ जब विवाह होता है तो उसको वो छोटी सी जागीर जो है वो उसको मिल जाती है, जो सल्जूकों की थी। अब सल्जूकों की जब जागीर उसको मिलती है तो उसके पास वो छोटा सा क्षेत्र आ जाता है। और धीरे धीरे करते करते जो बाकी जो बचे हुए हिस्से रहते हैं सल्जूकी सल्तनत के, वो पूरा जो है वो इसी तुगरल बेग के अधीन आ जाता है। लगभग मान के चलिए कि 1315 1320 तक पूरी तरीके से जो तुगरल बेग है वो पूरे इनके सल्तनत पे अधिकार कर लेता है। अब 1299 में ये फिर इनका जो लड़का रहता है तुगरल बेग का लड़का उस्मानी बेग, वो फिर उस्मानी साम्राज्य की नींव रखता है। अंग्रेजी में इसको आप ऑटोमन साम्राज्य कहते हैं। और आप देखिए उस्मानी साम्राज्य फिर क्या करता है, एशिया माइनर पे क्या करेगा, आक्रमण करता है और एशिया माइनर को जीत लेते हैं और ये टर्की पे अधिकार कर लेते हैं। जैसे अधिकार होता है तो व्यापारिक मार्ग इनके नियंत्रण में आ जाते हैं। मतलब आप दूसरे अर्थों में ये समझ सकते हैं कि यूरोप और पूर्वी देशों के बीच में जो पहले से व्यापारिक मार्ग थे, पारंपरिक मार्ग, वो अब ख़त्म हो चुके हैं, उन पे अंकुश लग गया है। और या आप कह लीजिए कि तुर्की लोग उस पर अपना अधिकार जमा लिए हैं। अब स्थिति आती है कि यूरोप के लोग बड़े चिंतित हो जाते हैं कि तो अब भाई तुर्क लोगों ने अधिकार कर लिया, तो व्यापार कैसे करें। अच्छा, वो शक्ति संपन्न भी थे तुर्क लोग। तो अब उनके सामने एक दिक्कत ये आ जाती है कि हम अब कौन से ऐसे मार्गों की खोज करें जिससे हमारा व्यापार चलता रहे, क्योंकि वहाँ बहुत सारे व्यापारी लोग ही थे। तो अब वो नए सुरक्षित मार्गों की तलाश करने लगे। अब हालांकि उस समय आसान कार्य हो चुका था सुरक्षित मार्गों की तलाश करना। उसके कई कारण थे। पहला तो जहाज़ निर्माण हो चुका था। दूसरा, समुद्री यातायात में प्रगति हो गई थी। कुतुब नामे का आविष्कार हो गया था तो हम दिशा देख सकते थे। और नई भौगोलिक खोजों को वहाँ के राजा जो हैं वो बड़ा बढ़ावा दे रहे थे। तो ये अब आसान काम हो गया था कि जो पहले स्थल मार्गों से व्यापार होता था, अब जली मार्गों से भी व्यापार को बढ़ावा दिया जाए। तो इसी कारण से अब यह बड़ा आसान काम था। तो इसी जली मार्ग को खोजने के लिए पहला जो प्रयास करते हैं वो पुर्तगाली और स्पेन के लोग करते हैं। आप जानते हैं 1492 में स्पेन का नाविक रहता है कोलंबस। निकलता वो भारत की खोज के लिए, लेकिन वो पहुंच जाता है अमेरिका और अमेरिका की खोज हो जाती है। फिर आप जानते हैं कि 1498 में वास्को डिगामा साहब आते हैं। हालांकि वास्को डिगामा के पहले दो ऐसे पुर्तगाली लोग आ चुके थे जो भारत की खोज करने के लिए आते हैं, लेकिन उनको सफलता प्राप्त नहीं होती। वो आकर के अफ्रीका का जो सबसे अंतिम सिरा है, केप ऑफ गुड होप, वहाँ पे जा कर के वो बैठते हैं। और वहाँ पे उनको पता चलता है, वो ये मान करके जाते हैं कि ये भारत देश है, लेकिन बाद में उनको पता चलता है कि ये भारत नहीं है। और वो निराश होकर के फिर से आ जाते हैं। फिर तीसरी बार फिर वास्को डिगामा को भेजा जाता है। अच्छा, वास्को डिगामा को ये चीज़ तो क्लियर थी कि केप ऑफ गुड होप भारत नहीं है। तो अब मतलब उसके दिमाग में ये चीज़ फिक्स हो गई थी कि केप ऑफ गुड होप के आगे ही भारत होगा, और वो भी पूर्व की तरफ होगा, क्योंकि पश्चिम की तरफ तो कोलंबस साहब पहले ही जा चुके थे। तो ये चीज़ क्लियर थी कि भारत उधर है नहीं। तो केप ऑफ गुड होप जो है, इसका चक्कर काटते हुए एक गुजराती व्यापारी उनको मिल जाता है जिसका नाम रहता है अब्दुल मजीद। ये ध्यान रखिएगा, गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद की मुलाकात होती है वास्को डिगामा से। उससे वो फरियाद करते हैं कि उनको भारत की खोज करना है या भारत के बारे में जानना है। अब्दुल मजीद उनकी सहायता करता है और कालीकट बंदरगाह ले जा करके उतार देता है।
राजा जमोरिन वहाँ पे रहते हैं, वो स्वागत करते हैं। राजा से अनुरोध करता है वास्को डी गामा कि उनको कुछ व्यापार करने के लिए आप एकाधिकार हमको दे दीजिए। लेकिन अरबी व्यापारी वहाँ पे विरोध करते हैं, क्योंकि अरबियों का पहले से भारत के साथ व्यापार चल रहा था। फिर भी राजा जो है वो कुछ कुछ अधिकार जो है वो इनको प्रदान करता है। यहाँ से पुर्तगाली लोग जो हैं, वास्को डी गामा जो हैं, वो मसाले, चूँकि केरल मसालों के लिए आज भी प्रसिद्ध है, उस समय तो और ज़्यादा प्रसिद्ध था, तो मसाले जो हैं वो लेकर के ले जाता है। पुर्तगाली जो है वो अपने देश ले जाते हैं। जो यहाँ से मसाले जिस कीमत पे वो ले गए, उससे 60 गुना अधिक मुनाफा उनको पुर्तगाल में होता है या यूरोप में होता है। बड़ा अचंभित होते हैं वहाँ के राजा। वो कहते हैं, अब ये ऐसा आकर्षण था जो पुर्तगालियों को दोबारा भारत लाने के लिए बाध्य करता है। इसी मसालों के बारे में जब उनको पता चलता है कि इतने अच्छे मसाले वहाँ भारत के हैं, तो पूर्वी सामुद्रिक व्यापार के लिए पहले से जो एक कंपनी रहती है, इस्तादो द इंडिया, ये पुर्तगाल में ही इस कंपनी की स्थापना होती है। उस समय पोप अलेक्जेंडर 6 रहते हैं, जो 1453 में ही सामुद्रिक व्यापार के लिए एक अधिकार पत्र जारी करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि हम एक कंपनी की स्थापना कर रहे हैं जिसका सिर्फ और सिर्फ एक काम है, व्यापार, जो समुद्री व्यापार है उसको बढ़ावा देना। तो वो जो कंपनी रहती है, तो 1500 में पेड्रो अल्वेज कैब्रल के नेतृत्व में 2 जहाजी बेड़े जो हैं वो भारत आते हैं। 1453 में, ध्यान रखिएगा, 53 में पहले, मतलब 1498 में वास्को डी गामा भारत आ रहा है, 53 में ही कंपनी की स्थापना पहले हो रहती है। और फिर उसके बाद 1500 में, मतलब 1498 के बाद 1500 में फिर कैब्रल साहब जो हैं वो भारत आते हैं, क्योंकि वास्को डी गामा अच्छी खासी जो है वो मुनाफा जो है वो राजा को दे दिया था, तो कैब्रल को फिर से भेजा जाता है। कैब्रल को भेजा जाता है 2 जहाजी बेड़े लेकर के। अरब व्यापारी वहाँ पे विरोध करते हैं, तो इनको कोई खास सफलता मिल नहीं पाती, ये लौट आते हैं। 1502 में फिर वास्को डी गामा को भेजा जाता है, क्योंकि वास्को डी गामा पहली बार सफलतापूर्वक गया और लौट भी आया, तो राजा को ये लगा कि शायद इसके जाने से कुछ स्थिति ठीक रहे, तो 1502 में वास्को डी गामा को फिर भेजा जाता है। वास्को डी गामा जाते हैं और जमोरिन से आग्रह करते हैं और प्रथम फैक्ट्री वहाँ पे स्थापित करवा लेते हैं, वहीं कालीकट में, जहाँ का जमोरिन राजा रहता है। बाद में फिर अरब व्यापारी जब इनसे साँठ-गाँठ कर लेते हैं, और जमोरिन साहब जो हैं अरबियों के प्रभाव में आकर के और वास्को डी गामा को बंदी बना करके अपने जेल में डाल देते हैं। जमोरिन को बंद करवा दिया जाता है और कारागार में डलवा दिया जाता है। तो पहली फैक्ट्री पुर्तगालियों ने कालीकट में स्थापित की, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद किसी तरीके से वास्को डी गामा छूटते हैं। बाद में 1503 में कोचीन में पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना की जाती है। ध्यान रखिएगा, वो पहली फैक्ट्री थी, ये पहली व्यापारिक कोठी है। मतलब आप ये ऐसा समझ सकते हैं, ये स्थायी कोठी हो गई, वो अस्थायी थी। फिर दूसरी फैक्ट्री 1505 में कन्नूर में स्थापित होती है। अब आपको बताऊंगा मैं कैसे पुर्तगाली वायसराय जो हैं वो भारत में आते हैं। 1505 में जब दूसरी कोठी स्थापित हो जाती है, तो पहले वायसराय बन के आते हैं अल्मीडा, फ्रांसिस डी अल्मीडा। 1505 से 9 तक ये भारत में रहते हैं, या कंपनी के वायसराय रहते हैं, पुर्तगाली कंपनी के। प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनने का श्रेय जो है इन्हीं फ्रांसिस डी अल्मीडा को जाता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रीलिम्स में बहुत बार पूछा गया है। इनकी सबसे खास बात ये थी, जो इन्होंने सबसे अच्छा काम ये किया, कि इनकी ब्लू वाटर पॉलिसी का संचालन जो है वो वैश्विक पटल में बहुत ज़्यादा चर्चित था उस समय। खासकर इनकी एक अच्छी सामुद्रिक नीति थी, जिसको हम शांत जल की नीति कहते हैं, ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं। उसको स्थापित करने का श्रेय जो है वो अल्मीडा को जाता है। तो ध्यान रखिए, ब्लू वाटर पॉलिसी जो है वो फ्रांसिस डी अल्मीडा की है। ये कई बार प्रश्न आया है, खासकर प्रीलिम्स और मेंस में भी। आगे अगर हम बात करें तो 1508 में चौल का युद्ध होता है, जिसमें गुजरात के शासक और इन्हीं फ्रांसिस डी अल्मीडा के बीच में होता है। व्यापारिक वर्चस्व को ही परिभाषित करता है ये पूरा युद्ध। और 1508 में चौल का युद्ध होता है, जिसमें गुजरात के शासक से ये परास्त हो जाते हैं। 1509 में महमूद बेगड़ा, ये मिश्र तुर्की शासकों को ये परास्त करता है। तो 1509 में महमूद बेगड़ा जो है, ये इन्हीं तुर्की शासकों को क्या करता है, परास्त करता है, मिश्र और तुर्की शासकों को परास्त करता है। तो 8-9 की घटना जो है वो ये रहती है। और फिर फ्रांसिस डी अल्मीडा को, चूँकि ये हार जाते हैं, तो इनको फिर बुला लिया जाता है पुर्तगाल। और अब दूसरे पुर्तगाली वायसराय आ रहे हैं, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इन्होंने जो पहले जो ब्लू वाटर पॉलिसी चालू करवाई थी अल्मीडा ने, तो ये ब्लू वाटर पॉलिसी को बंद करवा देते हैं। 1510 में ये बीजापुर के उस समय शासक रहते हैं यूसुफ आदिल शाह, इससे गोवा को वो छीन लेते हैं। ध्यान रखिए, 1510 में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीनते हैं, क्योंकि गोवा जो है वो आदिल शाह के अधिकार में रहता है।
और यहीं से जैसे ये छीनते हैं, यहीं से पुर्तगाली साम्राज्य की नींव पड़ जाती है। इसीलिए हम अल्फांसो डी अल्बुकर्क को हम पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। उसका कारण यही रहता है। कृष्णदेव राय से भटकल में दुर्ग बनवाने की ये अनुमति प्राप्त करते हैं, जो कृष्णदेव राय इनको बड़े मतलब हर्ष के साथ इनको ये अनुमति प्रदान कर देते हैं। पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है और इस तरीके से अल्बुकर का शासन जो है अपने आप में सफल माना जाता है। फिर कोचीन की जगह फिर आगे गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाई जाती है। इसी बीच में नीनो डी कुन्हा जो हैं वो भारत आते हैं पुर्तगाली वायसराय बन के, और नीनो डी कुन्हा को ये श्रेय जाता है कि वो कोचीन की जगह जो है वो गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाते हैं। सेंट टोमे, ये जहाँ ध्यान रखिएगा, ये पुर्तगाली क्षेत्र रहता है सेंट टोमे और हुगली में फिर ये अपनी बस्तियों का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से जो बस्तियां हैं वो सेंट टोमे और हुगली मतलब बंगाल में ये स्थापित हो चुकी हैं। फिर इसी समय गुजरात के शासक रहते हैं बहादुर शाह से जहाज पर मुलाकात कर उसकी हत्या करवा दी जाती है और बसीन 1534 में तथा दीव 1535 पर अधिकार कर लेते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो ये नीनो डी कुन्हा रहते हैं, ये गुजरात के शासक बहादुर शाह से जहाज पर मुलाकात करते हैं और उसकी हत्या करवा देते हैं और बसीन और दीव को अपने क्षेत्र में ये कर लेते हैं, अपने अधिकार में कर लेते हैं। हिंद महासागर पर अधिकार करने का इनका पूरा उद्देश्य रहता है और इसी कारण से एक नई पद्धति ये लागू करते हैं जिसको कॉर्टेज पद्धति के नाम से जाना जाता है। कॉर्टेज पद्धति मेंस में 3 नंबर के प्रश्न के रूप में आया है और ये भी पूछा गया है कि कॉर्टेज पद्धति जो है वो किस यूरोपीय द्वारा लागू की गई थी या किन के द्वारा लागू की गई थी। तो पुर्तगालियों के द्वारा, या अगर कोई नाम पूछे तो कुन्हा का बता सकते हैं। तो पहले तो ये देखा जाए कि भाई कॉर्टेज पद्धति है क्या। एक प्रकार का लाइसेंस होता था, ये जैसे आज लाइसेंस बनते हैं, एक प्रकार का लाइसेंस होता था। किसी जहाज को एशियाई देशों में अगर आना है तो कॉर्टेज लेकर इसका शुल्क अदा करना पड़ता था। हालांकि मध्यकाल में अकबर ने भी इस कॉर्टेज की व्यवस्था जो है वो की थी और शुल्क वो लिया करता था। तो कुल मिलाकर के एशियाई देश में, अगर एशियाई क्षेत्र में आना है तो आप एक लाइसेंस के तहत आपको एक शुल्क अदा करना पड़ेगा और जब आप शुल्क अदा कर लेंगे तो आपको एक लाइसेंस मिल जाएगा। उतने समय के लिए आप अपना व्यापारिक मतलब आप प्रवेश कर सकते हैं व्यापार के लिए, किसी अन्य काम के लिए, जैसे आज टोल नाके होते हैं उस तरीके से आप समझ लीजिए। तो पुर्तगालियों ने फारस की खाड़ी, हारमुज की खाड़ी व हिंद महासागर में अपनी चौकियां स्थापित कर दी इसी चीज़ के लिए, और ये कॉर्टेज पद्धति जो है वो पुर्तगालियों द्वारा लागू की गई। तो आपने समझा कि ये पूरा स्थिति जो है पुर्तगालियों की रहती है। भारत का जापान के साथ जो व्यापार का श्रेय जो है वो पुर्तगालियों को ही जाता है। पहली बार पुर्तगालियों के निर्देशन में ही जापान के साथ व्यापार जो है वो होता है। प्रभाव अगर बात करें पुर्तगालियों के भारत आगमन की, ये तो आप देखिए भारत में तंबाकू हो गया, आलू हो गया, टमाटर की खेती हो गई, जहाज निर्माण हो गया, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत जो है वो पुर्तगाली ही करते हैं। स्थापत्य में गोथिक कला जो है वो पुर्तगालियों की देन है। आपने देखा होगा चर्च में ऐसे वी शेप की पूरी आकृति होती है, इसको गोथिक कला कहते हैं। तो ये गोथिक कला का विकास जो है वो पुर्तगालियों की ही देन है। पुर्तगाली जो हैं वो धीरे धीरे संकुचित होते गए। संकुचित होने का कारण ये है कि एक तो धार्मिक असहिष्णुता, आप देखिए इसके पहले उन्होंने वैवाहिक संबंध जो हैं वो स्थापित करने लगे थे और धीरे धीरे धर्मांतरण कराने लगे थे। तो एक तो धार्मिक असहिष्णुता जो है वो सबसे बड़ा कारण थी इनके पतन का। दूसरा, ये भारतीय व्यापारी संघ बड़ा लूटपाट करते थे। उस समय कुछ पुर्तगाली जो हैं वो भारतीय व्यापारियों से लूटपाट करते थे, तो दूसरा ये भी कारण था। और तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो है इनकी वैवाहिक नीति। इन्होंने 1632 में पहले तो शाहजहां ने हुगली से पुर्तगालियों को भगाया, क्योंकि वहाँ पे उपद्रव कर रहे थे और धर्मांतरण करवा रहे थे। तो शाहजहां जो है वो हुगली से भगा देते हैं और 1632 में शाहजहां जब इनको पुर्तगालियों को भगाते हैं हुगली से, तो 1661 की जो घटना है वो प्रमुख है। 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह जो है वो ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से हो जाता है। ये ध्यान रखिए, बहुत बड़ी घटना रहती है उस समय की। 1661 में अंग्रेज क्या करते हैं, जो पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह जो है ये ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से करवा देते हैं और दहेज के रूप में मुंबई को ले लेते हैं।
और मुंबई को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर इनको दे दिया जाता है। तो ये माफ़ करिएगा, 10 नहीं, 100 पाउंड है, ये 100 पाउंड वार्षिक किराए पर इनको दे दिया जाता है। आगे अगर हम बात करें तो उस समय अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाक्रम रहता है, खासकर यूरोप की बात करें तो स्पेन में, मतलब जो उस समय गुट बना रहता है, वो बाद में विलय जब होता है तो स्पेन में पुर्तगाल शामिल हो जाता है। मतलब पुर्तगाल का फिर बाद में विलय हो जाता है स्पेन में। तो स्पेन में जब पुर्तगाल शामिल होता है तो स्पेन सरकार का पुर्तगालियों की कंपनी पर नियंत्रण बढ़ जाता है, और इसी कारण से पुर्तगालियों का ध्यान जो है वो पूर्व से हट जाता है और पश्चिम की ओर चला जाता है। तो आप देखिए कि ये ऐसा घटनाक्रम है कि पुर्तगाली लोग जो हैं जिस प्रकार से भारत में आते हैं, वो अपनी पैठ जो है बहुत लंबे समय तक नहीं जमा पाते। उसके ये 4-5 कारण देखने को मिलते हैं। सबसे बड़ा कारण जो है, एक तो वैवाहिक नीति है, दूसरा जो कारण ये है कि स्पेन में पुर्तगाल का शामिल होना। तो फिर जब पुर्तगाल शामिल हो गया तो पुर्तगाली कंपनी पे स्पेन का अधिपत्य हो गया, और स्पेन उस समय पूरा ध्यान जो है वो अपने पश्चिम पे लगा रहा था। उसको ये लग रहा था हम यूरोप किसी तरीके से कैप्चर करें, उतनी दूर पूर्व पे कैप्चर करने का कोई औचित्य उसको समझ में आ नहीं रहा था। तो इसी कारण से धीरे धीरे पूर्व से हट करके पश्चिम की ओर जो है इनका ध्यान चला गया। पुर्तगाली हालांकि भारत में रहते हैं छोटी छोटी कॉलोनीज़ के रूप में, अंतिम तक रहते हैं, लेकिन यह है कि कोई खास व्यापारिक उद्देश्य इनका नहीं रहता है। आगे अगर हम बात करें डचों की, डच मतलब हॉलैंड के निवासी आप कह सकते हैं, तो पुर्तगालियों के पश्चात जो आगमन होता है वो डचों का होता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये है। मतलब वर्तमान में अगर आप देखें तो नीदरलैंड्स या हॉलैंड्स की बात करें, नीदरलैंड के निवासी हैं ये। 1596 में कॉर्नेलिस डी हाउटमैन केप ऑफ गुड होप के रास्ते सुमात्रा पहुंचने वाला पहला डच नागरिक होता है। क्योंकि रास्ता तो पहले ही पता चल गया, वास्को डी गामा ने खोज कर दी, तो इसी कारण से ये 1596 में ये भारत आते हैं। 1602 में वेरिंगडे ओस्ट इंडियस कंपनी की स्थापना होती है। मतलब डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है वो होती है। बाद में फिर बहुत सारी कंपनीज़ को मिला दिया जाता है, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नेदरलैंड्स इसको नाम दे दिया जाता है। तो नेदरलैंड्स या डच कंपनी की स्थापना हो गई। पहले तो इनका उद्देश्य ये रहता है कि सिर्फ हम मसालों का व्यापार करेंगे, क्योंकि मसालों की बहुत डिमांड थी यूरोप में, और मसालों का व्यापार करने के लिए भारत आ रहे थे। प्रारंभ में इंडोनेशिया में मसाले के व्यापार में ये संलग्न भी थे। बाद में फिर धीरे धीरे इनका जब इनको पता चलता है, पहले तो इंडोनेशिया में भी मसाला का व्यापार कर रहे थे, बाद में इनको पता चलता है कि भारत में मसाले तो है ही हैं, उसके अलावा सूती वस्त्र भी हैं, तो क्यों ना सूती वस्त्रों का व्यापार किया जाए। तो फिर इसीलिए भारत के साथ इनका संपर्क बनता है और ये सूती वस्त्रों का भी व्यापार करने लगते हैं। अगर हम डचों की बात करें तो 1605 में पहली फैक्ट्री पूर्वी तट में ये मछलीपट्टनम में डालते हैं, और दूसरी फैक्ट्री फिर वहीं पे नागपट्टनम में डालते हैं। 1619 में जाकार्ता को ये जीतते हैं। उस समय वहाँ पे जो शासन रहता है वो बैटविया नगर, वहाँ पे बैटविया नगर के आसपास का क्षेत्र जो है पूरा इनका रहता है, और वहाँ पे इंडोनेशियाई जो वहाँ पे सल्तनत रहती है उसको वो हराते हैं, और बैटविया नगर की वहाँ पे एक नगर स्थापित करते हैं जो बैटविया नगर के नाम से प्रसिद्ध रहता है। 1641 में मलक्का को भी जीत लेते हैं। 1658-59 में और पुर्तगालियों से ये श्रीलंका को भी जीत लेते हैं और अधिकार कर लेते हैं। भारत में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में ये फिर व्यापारिक कोठियों की स्थापना करते हैं। हालांकि इनकी अधिकांश जितनी भी व्यापारिक कोठियाँ थीं वो पूर्वी तट में थीं। उसका कारण ये था कि इंडोनेशिया में इनका ध्यान ज़्यादा था, तो ये था कि पूर्वी तट में अगर हम बैठेंगे तो इंडोनेशिया को बड़े आसानी से अपने नियंत्रण में रख सकते हैं। इसी कारण से इन्होंने पश्चिमी तट पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। डचों द्वारा भारत से नील, शोरा व सूती वस्त्र का निर्यात किया जाता था। ध्यान रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे समझ में आया, परीक्षा में पूछा गया था यूपीपीसीएस में, कि वस्त्र को, जो हमारा सूती वस्त्र है, वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय जो है वो भारत में डचों को जाता है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि वस्त्र वैसे तो पहनने के काम में आता है, लेकिन निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय जो है वो डचों को जाता है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन मुझे समझ में आया। पतन के कारणों की अगर हम बात करें तो कंपनी का प्रत्यक्ष नियंत्रण जो है वो डच सरकार के हाथ में नहीं था। जैसे ब्रिटिश कंपनी की बात करें तो कंपनी का नियंत्रण शुरुआत में तो बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर्स होते हैं उनके हाथ में रहता है। बाद में फिर जब उनको ये लगता है कि कंपनी के लोग जो हैं जब अच्छे तरीके से नहीं चला पाएंगे, तो फिर वो अंग्रेजी शासन उस पर नियंत्रण स्थापित कर ली। तो मतलब जितनी कंपनियां थीं वो कहीं ना कहीं सरकार के नियंत्रण में थीं, लेकिन डच कंपनी के साथ ऐसा नहीं था। जो सहभागी लोग थे वो नियंत्रित करते थे कंपनी को। अंग्रेजों की तुलना में नौसैनिक शक्ति भी इनकी कमज़ोर थी।
दक्षिण पूर्व एशिया के द्वीपों पर इनका ध्यान ज़्यादा केंद्रित था। और 1759 में निर्णायक रूप से बेदरा का युद्ध होता है, जिसमें अंग्रेज़ों से डचों की हार हो जाती है। तो ये कुछ ऐसे 5-4 कारण थे जिनसे आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैसे डच जो हैं वो भारत से बाहर चले गए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर हम बात करें तो 1599 में मर्चेंट एडवेंचरर नाम से कुछ व्यापारियों ने एक कंपनी की स्थापना की। इसका जो नाम रखा वो गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडिया, ये पूरा उसका नाम था। कालांतर में इसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से पुकारा गया, EIC जिसको आप कहते हैं। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने रॉयल चार्टर एक जारी किया। रॉयल चार्टर एक जारी करके कंपनी को 15 वर्षों के लिए, ध्यान रखिएगा 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के, पूर्वी देश मतलब इंग्लैंड से आप देखेंगे तो भारत उसको पूर्व में दिखेगा हमको, तो पूर्वी देशों से व्यापार करने का एक अधिकार दिलवा दिया। ध्यान रखिएगा जब 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लंदन में हो रही है तो उस समय भारत में अकबर का शासन चल रहा है। इसी समय जब व्यापारिक इनको व्यापार करना रहता है भारत से, तो उसी समय एक पत्र जारी कर देते हैं। उस समय भारत में अकबर का शासन रहता है, लेकिन आप देखिए फिर अकबर की मृत्यु हो जाती है, तो पत्र जब पहुंचता है तो भारत में फिर शासन बदल जाता है, जहांगीर का आ जाता है। और जहांगीर के शासन में पत्र लेकर के पहुंचते हैं कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस जेम्स प्रथम के राजदूत रहते हैं, और मैंने आपको मध्यकाल में पढ़ाया भी है। तो कैप्टन हॉकिंस जैसे ही पहुंचेंगे तो वो गुजरात के क्षेत्र के आसपास इनसे जहांगीर से मुलाकात करते हैं। हॉकिंस साहब जो हैं वो फ़ारसी भाषा जो है वो सीख करके आए थे, और जहांगीर से वो फ़ारसी भाषा में बात करते हैं। जहांगीर काफ़ी प्रसन्न होता है और इस तरीके से वो सूरत के क्षेत्र में एक अस्थायी कोठी खोलने की इजाज़त भी दे देता है। हालांकि कैप्टन हॉकिंस साहब ने जितने बिंदुओं की मांग की थी वो उनको अधिकार नहीं मिल पाता है, या वो उनको उनकी उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाती। हॉकिंस की बात अगर करें तो ये हेक्टर नामक जहाज़ का कप्तान था, मतलब हेक्टर नामक जहाज़ से ये भारत आया था। 1611 में जहांगीर के दरबार में कैप्टन मिडल्टन जो है वो पहुंचते हैं। 1613 में सूरत में स्थायी कारखाना खोलने की अनुमति प्राप्त हो जाती है। तो सूरत में जो पहले फैक्ट्री थी, बाद में फिर 13 में स्थायी कारखाना मिल जाता है। मिडल्टन के बारे में जो खास बात ये है, 1599 में पहले अंग्रेज हैं जो स्थल मार्ग से भारत आए, क्योंकि कैप्टन हॉकिंस साहब जो हैं वो जल मार्ग से आए थे, ये स्थल मार्ग से भारत में आते हैं, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है। अंग्रेजी कैप्टन बेस्ट द्वारा सूरत के समीप स्वाली में पुर्तगाली के जहाजी बेड़े को पराजित कर दिया और उनके व्यापारिक एकाधिकार को भंग कर दिया। ध्यान रखिएगा स्वाली होल की घटना के नाम से ये पूरे आधुनिक इतिहास में काफ़ी चर्चित घटना है, जिसमें अंग्रेज जो है वो पुर्तगाली बेड़े के जहाजी बेड़े को वो क्या कर देते हैं, पराजित कर देते हैं। उस समय कैप्टन रहते हैं अंग्रेजी कैप्टन बेस्ट रहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो पुर्तगाली जहाजी बेड़े को पराजित करने की ये पहली घटना जो है वो मानी जाती है। 1615 में फिर एक कुशल अंग्रेजी एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम रहता है टॉमस रो। ये भी जेम्स प्रथम के राजदूत रहते हैं और इनका भारत आगमन होता है, और इनका सीधा सा कॉन्सेप्ट रहता है कि भाई हम व्यापारिक संधि जो है वो हम इनसे भारतीयों से करेंगे। आते हैं जहांगीर से मिलते हैं और भारत के सभी भागों पे व्यापार करने और फैक्ट्रियां स्थापित करने के एक अधिकार की बात करते हैं, और जहांगीर सहमत हो जाता है। 1613 में सूरत, आगरा, भड़ौच, अहमदाबाद की व्यापारिक कोठी खोल दी जाती हैं, क्योंकि अब उसको अधिकार मिल चुका है। 1611 में मुसलीपट्टनम में दक्षिण भारत की पहली व्यापारिक कोठी जो है वो खोली जाती है, ध्यान रखिएगा। मुसलीपट्टनम में दक्षिण भारत की पहली व्यापारिक, क्योंकि अभी तो गुजरात में खुली, लेकिन दक्षिण भारत की जो पहली व्यापारिक कोठी है वो मुसलीपट्टनम में खोली जाती है। फिर दूसरी जो व्यापारिक कोठी है वो मद्रास में 1639 में। फिर पूर्वी भारत की बात करें, पूर्वी भारत में अंग्रेजों ने पहला कारखाना जो स्थापित किया वो उड़ीसा में किया 1633 में बालासोर में, और दूसरा जो है फिर वो हुगली में करते हैं 1651 में। फिर उसके बाद बंगाल, बिहार, पटना, ढाका, फिर क्रम से यहाँ भी स्थापना होती है। फ्रांसिस डे जो हैं इन्होंने 1639 में, ये ध्यान रखिएगा 1639 में चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को ये पट्टे में ले लेते हैं और वहाँ पे किलेबंदी करवाते हैं। किलेबंदी का मतलब ये है कि चारों तरफ से उसको लॉक करवा देना, किलेबंदी करवाते हैं और एक
कॉलेज की स्थापना करते हैं या एक वहाँ पे एक भवन की स्थापना करते हैं जिसको फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है वो उसकी स्थापना जो है वो चंद्रगिरी के राजा से पट्टे में मद्रास में लिया जाता है वो क्षेत्र, और फिर स्थापना की जाती है। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये अंग्रेजों द्वारा बनवाया गया ये सबसे पहला भवन है भारत में। ध्यान रखिएगा, अंग्रेजों द्वारा बनवाया गया, चेन्नई के आसपास है फोर्ट सेंट जॉर्ज। अंग्रेजों द्वारा बनवाया गया ये भारत का सबसे पहला भवन है। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये फिर आगे चल कर के एक बहुत प्रमुख जो है वो व्यापारिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध रहता है। हालांकि यहाँ पे ये जो क्षेत्र रहता है, शुरुआत में एक चर्च बनवाई जाती है यहाँ पे, और फिर धीरे धीरे करके वो पूरी फिर छावनी में तब्दील हो जाती है। फिर 1632 की बात करें तो गोलकुंडा का जो क्षेत्र रहता है वहाँ के जो सुल्तान रहते हैं वो अंग्रेज़ों को एक फरमान जारी कर देते हैं जिसको हम सुनहरा फरमान के नाम से जानते हैं। इसको कहीं कहीं सुनहला फरमान भी कहा जाता है, एक ही चीज़ है। वहाँ ये कहते हैं कि भाई आप हमारे राज्य में पूरी तरीके से स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते हैं, आपको किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होगी। 1661 में, जैसा कि मैंने आपको पुर्तगालियों में बताया था, कैथरीन का विवाह जो है वो ब्रिटेन के राजकुमार से हो जाता है और उनको मुंबई दहेज में मिल जाता है। 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से बम्बई को लेकर के कंपनी का मुख्यालय बनवा दिया। ध्यान रखिए, मुंबई तो उनको दहेज में मिला था, फिर बाद में 68 में ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सरकार जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ब्रिटिश सरकार से बम्बई को ले लेती है और कंपनी का मुख्यालय बना देती है। 1686 में अंग्रेज़ों ने हुगली में फिर से लूटपाट की और औरंगजेब ने सूरत, मछलीपट्टनम, विशाखापट्टनम की अंग्रेजी बस्तियों पर अधिकार कर लिया। बाद में फिर अंग्रेज क्षमा याचना करते हैं और 1.5 लाख मुआवजा के बदले जो है फिर उनको फिर से दे दी जाती है कंपनी। तो कुल मिलाकर के जहांगीर के समय जिस प्रकार से लूटपाट और धर्मांतरण वाली घटनाएं की गई थी, आगे चल करके औरंगजेब के समय भी होती हैं, और औरंगजेब जो है वो कड़ी कार्रवाई इनके ऊपर करता है। 1691 की अगर घटना की बात करें तो एक शाही फरमान फिर जारी होता है जिसके तहत ये बोला जाता है कि आप हमको 1 वर्ष में एक मुश्त कर दे दिया करो, इसके बदले आप बंगाल में जो आपको सीमा शुल्क लिया जाता है, चूंकि उस समय लिया जाता था, एक सीमा से अगर आप दूसरे राज्य की सीमा में प्रवेश करेंगे तो आपको सीमा शुल्क देना होता था अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो बंगाल में आपको सीमा शुल्क से छूट दे दी जाएगी, बस आपको एक मुश्त 1 वर्ष में कर आपको देना होगा। 1698 में अजी मुशान द्वारा सुतानाती, कलकत्ता और गोविंदपुर में 3 गांवों की जमींदारी जो है वो प्राप्त कर ली गई। 1698 की बात हो रही है। सुतानाती, कलकत्ता और गोविंदपुर नामक 3 गांव की जमींदारी प्राप्त हो जाती है। फिर यही आगे चल करके तीनों गांव को मिला दिया जाता है। जॉब चारनाप साहब जो हैं ये फिर आगे चल करके इन्हीं तीनों गांवों की किलाबंदी करके कलकत्ता शहर की स्थापना कर देते हैं, और यही इसी क्षेत्र में सबसे पहले एक छोटा सा किला बनाया जाता है जिसको हम फोर्ट विलियम के नाम से जानते हैं। फिर वहीं पे एक कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज की भी स्थापना की जाती है आगे चल करके। इसके पहले प्रेसिडेंट रहते हैं चार्ल्स आयर। कलकत्ता को अंग्रेज़ों ने 1700 में पहला प्रेसिडेंसी नगर जो है वो घोषित किया। ध्यान रखिएगा, पहला प्रांत या पहला प्रेसिडेंसी नगर जो है वो कलकत्ता रहता है। इसीलिए जो पहला गवर्नर जब बैठेगा तो वो कलकत्ता में बैठेगा, इसीलिए उसको बंगाल का गवर्नर कहते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आगे चल करके आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो पहला प्रेसिडेंसी नगर जो हो गया वो हो गया कलकत्ता। ये उस समय ब्रिटिश कालीन राजधानी रहती है, या ब्रिटिश शासन की राजधानी रहती है भारत में। 1774 से 1911 तक ये पूरा राजधानी का क्रम चलता है। 1717 में मुगल सम्राट रहते हैं फर्रुखशियर। इन्होंने मतलब इनको एक फोड़ा हो जाता है, फोड़े का इलाज कंपनी के जो डॉक्टर हैमिल्टन साहब हैं वो कर देते हैं। प्रसन्न होकर के कंपनी को व्यापारिक सुविधाएं ये प्रदान कर देते हैं, एक फरमान जारी करते हैं जिसको कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आर्म्स ने इसको कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा। तो ये ध्यान रखिएगा कि फर्रुखशियर ने 1717 में एक व्यापारिक सुविधाओं के लिए एक फरमान जारी किया जिसको कंपनी का मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैग्ना कार्टा में बात क्या क्या की गई थी? पहला बिंदु ये बोला गया कि भाई आप निश्चित वार्षिक कर के बदले आप निःशुल्क व्यापार करिए। दूसरा बोला गया कि कंपनी के द्वारा ढाले गए जो भी सिक्के हैं वो सभी जगह मान्य होंगे, आप सिक्के ढाल सकते हैं। तीसरी बात जो की गई कि भारत के जैसे अंग्रेज़ों को भी कर देना होगा, जिस प्रकार से भारतीय लोग कर देते हैं वैसे आप भी कर दीजिए, और अंग्रेज इसको सशर्त स्वीकार कर लेते हैं।
तो ये रहा आपके अंग्रेज़ों की पूरी बातें। ये मैंने शॉर्ट में बिंदुओं के अनुसार जो है वो पूरी चीज़ें बता दी हैं। तो अंग्रेज़ों की पूरी बातें इतनी हुई। अब देखते हैं डेनिस का आगमन जो है वो कैसे होता है। अंग्रेज़ों के बाद 1616 में भारत आगमन इनका होता है। 1620 में ट्रैंकोवार में पहली फैक्ट्री स्थापित करते हैं। 1676 में बंगाल में सेरमपुर में ये फैक्ट्री फिर स्थापित करते हैं। 1845 तक सभी फैक्ट्रियाँ ये अंग्रेज़ों को बेच देते हैं और भारत से चले जाते हैं। तो आप समझ गए कि डेनिस जो हैं वो बहुत लंबा भारत में नहीं रह पाते और अंग्रेज़ों को ही पूरी फैक्ट्री बेच करके वो चले जाते हैं। जो दूसरी जो सबसे बड़ी शक्ति ने उभर करके आती है अंग्रेज़ों के बाद, वो फ्रांसीसी ही हैं। जो कुछ इन्होंने संघर्ष किया है फ्रांसीसियों ने ही किया है। 1664 में लुई 14वां के मंत्री कोलबर्ट की सहायता से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जब स्थापित हो जाती है तो 1668 में फ्रैंकोइस कैरो द्वारा सूरत में पहली फ्रांसीसी कोठी की स्थापना की जाती है। 1669 में गोलकुंडा रियासत के सुल्तान से ये अधिकार पत्र प्राप्त कर लेते हैं और मुसलीपट्टनम में दूसरी व्यापारिक कोठी स्थापित करते हैं। 1673 में फ्रांको मार्टिन ने वेलिकोंडापुरम के सूबेदार शेर खां लोदी से कुछ गांव प्राप्त किए और पौंडीचेरी की स्थापना की। ध्यान रखिएगा, फ्रैंको मार्टिन ही पौंडीचेरी की स्थापना करते हैं। आगे चल करके किले की बंदी यहाँ करेंगे, किला बंदी करते हैं या किला बनवाते हैं, जिसको फोर्ट लुई किला कहा जाता है। ध्यान रखिए, फोर्ट लुई किला जो है ये पौंडीचेरी के आसपास है और इसके पहले अंग्रेज़ों वाले किले की जो बात हुई थी चेन्नई में, जिसकी बात मैं कर रहा था, वो फोर्ट सेंट जॉर्ज था। तो ये ध्यान रखिएगा, फ्रांसीसी जो पहला किला बनवाते हैं वो फोर्ट लुई है, अंग्रेज जो बनवाते हैं फोर्ट सेंट जॉर्ज है। 1673 में बंगाल के नवाब रहते हैं शाइस्ता खां, फ्रांसीसियों को एक जगह किराए पर दे देते हैं और चंद्रनगर का जो पूरा क्षेत्र होता है उसमें ये अपनी कोठी जो है वो बना लेते हैं। आगे चल करके जो फ्रांसीसी ये चंद्रनगर की जो कोठी है इसकी पूरी किलाबंदी कर लेते हैं और इसका नाम रखते हैं फोर्ट ऑरलियंस। ध्यान रखिएगा, दूसरा किला स्थापित हो रहा है फोर्ट ऑरलियंस के नाम से। तो अंग्रेज़ों ने जो पहला स्थापित किया था वो फोर्ट सेंट जॉर्ज था, दूसरा जो स्थापित किया था फोर्ट विलियम था। फ्रांसीसियों ने पहला स्थापित किया फोर्ट लुई और दूसरा स्थापित किया फोर्ट ऑरलियंस। ये ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछे गए हैं कि फोर्ट ऑरलियंस की स्थापना किसने की। 1721 में मॉरिशस, 1725 में मालाबार माहे, 1739 में कारिकल पे इनका अधिकार हो जाता है फ्रांसीसियों का। ये चीज़ ध्यान रखें। तो आपने समझा कि किस प्रकार से 1721, 1725 और 1739 में कारिकल के क्षेत्र में 1739 में पूरे फ्रांसीसी जो हैं वो अधिकार कर लेते हैं। ड्यूप्ले फिर रहते हैं फ्रांसीसी गवर्नर। ड्यूप्ले की महत्वाकांक्षा और अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष के रूप में 3 कर्नाटक युद्ध लड़े जाते हैं, जिसकी चर्चा फिर हम बाद में विस्तार से करेंगे। अंग्रेज जो हैं इस कर्नाटक युद्ध में विजयी रहते हैं। 1760 में वांडीवाश की लड़ाई होती है निर्णायक रूप से। आयरकूट रहते हैं अंग्रेज़ों की तरफ से और बुश रहते हैं सैनिक फ्रांसीसियों की तरफ से, जिसमें अंग्रेज़ों की विजय होती है और इस प्रकार से इस निर्णायक युद्ध में हार करके फ्रांसीसी बाहर हो जाते हैं। तो आपने ये चीज़ समझी कि कैसे फ्रांसीसी जो हैं वो भारत से चले जाते हैं। तो आपने ये जितनी भी कंपनियां देखी, जितने भी आपने यूरोपीय व्यापारिक देश देखे, वो भारत में आते हैं और अंतिम रूप से सिर्फ अंग्रेज ही बसते हैं। आपने देखा सभी लोग जो हैं वो या तो युद्ध के माध्यम से या तो अपनी कंपनियां जो हैं वो ब्रिटिशर्स को सौंप करके भारत से चले जाते हैं। तो आपने देखा कि सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज अब बचे हैं जो कि अब आगे चल करके हमारे आधुनिक इतिहास को आगे बढ़ाएंगे। तो इस पूरे वीडियो में इतना ही। आगे चल करके आपको इसी के आगे की कड़ी जो है वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की बात करेंगे। थैंक यू।